Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor Praveen ठाकुर। आज मैं आपके बीच महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो छठी श्रृंखला है वो आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो लोग फॉर एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, और साथ में ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज कैडर का जो स्क्रीनिंग अभी तय हुआ है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही HPU MA पॉलिटिकल साइंस के लिए जो एंट्रेंस अभी जो है मई में होना निर्धारित हुआ है, साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए जो पॉलिटिकल साइंस में एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की जो ये वीडियो है ये मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपने पिछले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो लेक्चर्स है अगर वो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको देख सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो लेक्चर का जो प्रथम प्रश्न है वो है कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा गया है कि मार्क्स डजेंट बिलीव इन। जो कार्ल मार्क्स थे जिनको जो है साइंटिफिक सोशलिस्ट कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। तो मार्क्स जो है कुछ एक विचार दिए गए हैं मार्क्स के, तो मार्क्स इनमें से किस विचार को नहीं मानते थे? मार्क्स डजेंट बिलीव इन। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है वो है बी। बाकी सभी के सभी विचारों को कार्ल मार्क्स मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आइडिया जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरप्ले ऑफ मटेरियल फोर्सेस है, और मार्क्स के लिए जो इकोनॉमिक जो इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वो करते थे उनके लिए मटेरियल जो है सबसे मेन जो है महत्वपूर्ण वो जो है मटेरियल को मानते थे, आर्थिकी को। इसलिए वो कहते थे कि इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वो करते थे, और उनका मानना था कि हिस्ट्री के प्रत्येक कालखंड में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, एक वर्ग जो है शोषण करने वाला और एक वर्ग जो है शोषक। और जिस प्रकार वो कहते हैं कि वर्तमान पूंजीवादी समाज में एक तरफ बड़े बड़े पूंजीपति ठेकेदार है और दूसरी तरफ जो है मजदूर है। तो इनकी जो फेमस कोट है कार्ल मार्क्स की वो है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास जो है पाने के लिए पूरा संसार है और जो है खोने के लिए सिर्फ बेड़ियाँ हैं। ये इनकी जो है फेमस कोटेशन है। इसके अलावा इनकी जो फेमस पुस्तक है जो इन्होंने इनके मित्र फ्रेडरिच एंजल के साथ मिलकर लिखी है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दास कैपिटल भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आपको जो है ये प्रश्न लर्न कर लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि रॉल्जियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन। तो जॉन रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, जॉन रॉल्स ने जो न्याय पर अपने विचार दिए, रॉल्स की जो न्याय की संकल्पना है वो किस पर आधारित है? इसका जो सही आंसर है वो है सी। इसका जो सही आंसर है वो है सी, डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। जॉन रॉल्स ने जो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस दिया दैट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस प्रिंसिपल। और इसके अलावा जॉन रॉल्स की बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी पूछी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है जॉन रॉल्स की वो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक जो पुस्तक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक जो पुस्तक है ये जॉन रॉल्स ने 1971 में लिखी है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। और दूसरी जो ये पुस्तक लिखते हैं वो है 1985 में। 1985 में जो ये पुस्तक लिखते हैं उसका नाम है जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस ये पुस्तक ये लिखते हैं 1985 में। और तीसरी जो पुस्तक लिखते हैं जॉन रॉल्स वो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये लिखते हैं 1993 में, जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा 1993 में एक और पुस्तक लिखते हैं जिस पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ पीपल। द लॉ ऑफ पीपल ये भी 1993 में इन्होंने पुस्तक लिखी है। और 2001 में एक और फेमस पुस्तक ये लिखते हैं जिसका नाम ये देते हैं जस्टिस एज फेयरनेस ए री स्टेटमेंट। तो 2001 में एक अन्य पुस्तक लिखते हैं जिसको ये टाइटल देते हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस ए रीस्टेटमेंट। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको लर्न करनी है। ये पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए भी ये आपसे पूछी जा सकती है। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है ऑरबिंदो इज मेनली फेमस बिकॉज ऑफ हिज। तो श्री ऑरबिंदो जी जो है किस बात के लिए विख्यात है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जिस बात के कारण अरविंदो जी विख्यात है वो है उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है, उसके कारण वो सबसे ज़्यादा फेमस थे। तो 3 का जो सही आंसर है वो है
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगला जो प्रश्न पूछा है आपको जो है लिस्ट दी गई है, आपने मैच करना है, लिस्ट 1 और 2 को आपस में मैच करना है। आपको जो है लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए गए हैं, लेखक दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में उनकी पुस्तकें दी गई है। तो आपने जो है मैच करना है कि ऑथर कौन है और उसकी पुस्तक कौन है। तो सबसे पहले हैं आपके पास फ्रेडरिक हेग, फिर है जॉन रॉल्स, फिर है अमर्त्य सेन, और फिर है आपके पास प्लेटो। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर है वो है आपके पास बी। तो फ्रेडरिक हेग ने जो पुस्तक लिखी है फ्रेडरिक हेग ने वो है द रोड टू सर्फडम। द रोड टू सर्फडम जो पुस्तक है वो फ्रेडरिक हेग ने लिखे हैं, क्योंकि ये कम्युनिटेरियन है। चार्ल्स टेलर और फ्रेडरिक हेग ये सामुदायिकवादी विचारक है। और जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है वो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया 1971 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस की बात की और डिफरेंस प्रिंसिपल की ये बात करते हैं जॉन रॉल्स। और उसके बाद है अमर्त्य सेन, जिनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी इनको मानते हैं हम। तो अमर्त्य सेन ने जो पुस्तक लिखी है वो है आइडिया ऑफ जस्टिस। तो आइडिया ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है वो अमर्त्य सेन की है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो डी का आंसर यहाँ पर जो द पॉलिटिक्स है वो जो है यहाँ पर एरिस्टोटल की है। एरिस्टोटल की पुस्तक है वैसे द पॉलिटिक्स, पर यहाँ पर ये गलत मैच जो है प्लेटो के साथ कर दिया गया है। प्लेटो की जो फेमस पुस्तक है वो है द रिपब्लिक। द पॉलिटिक्स जो है एरिस्टोटल की पुस्तक है। तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है द इंडियन फेडरल सिस्टम। The Indian federal system differs from the American federal system in respect of the following। आपने बताना है कि जो भारतीय संघीय पद्धति है वो अमेरिकीय संघीय पद्धति से जो है किन किन चीज़ों से उसका संबंध जो है अलग है। इंडियन जो फेडरल सिस्टम है, भारत का जो अर्ध संघात्मक ढांचा है, वो अमेरिका के फेडरल सिस्टम से किस प्रकार अलग है। आपको कुछ एक नीचे स्टेटमेंट दी है, उन स्टेटमेंट के आधार पर आपने ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपके पास सी और डी। तो जो रेजिड्यूरी पावर है और जो ड्यूल सिटीजनशिप है, इसके संबंध में भारत और अमेरिका का जो संघात्मक ढांचा है, अमेरिका में पूर्णतया जो है फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में होता क्या है, अर्ध संघात्मक में होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है स्टेट और सेंटर में जो पावर्स है, स्टेट और सेंटर में जो पावर है वो जो है इक्वली डिवाइड की गई होती है और दोनों अपने अपने स्फीयर में ऑटोनोमस होता है। स्टेट भी और सेंटर भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो उनको पावर दी गई है उन पावर को यूज़ करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन भारत में जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर भारत में है वो क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल मीन्स अर्ध संघात्मक है। शक्तियों का विभाजन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है, लेकिन अगर आप शक्तियों के विभाजन को देखेंगे तो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और स्टेट थोड़ा सा कमज़ोर है। स्टेट्स थोड़े से कमज़ोर है। स्टेट्स को बहुत सारे मैटर में सेंटर की राय लेनी होती है। तो जिन दो मैटर में डिफरेंस है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, ये यूएसए में भी होता है और इंडिया में भी होता है कि संघीय विधानमंडल का जो उच्च सदन है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। क्योंकि भारत में जो उच्च सदन है वो जो है भारत में है राज्यसभा। तो राज्यसभा में राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और यूएसए में भी जो उच्च सदन है उसमें भी जो है राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। भारत में जो रेजिड्यूरी पावर है वो सेंटर के पास है। भारत में जो रेजिड्यूरी पावर है जो यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के पास पाई जाती है, जिनको हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। और इंडिया में सिंगल सिटीज़न का कॉन्सेप्ट है जो हमने कहाँ से लिया है, जो हमने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। हमने इकहरी नागरिकता का अर्थ है कि आप संपूर्ण, आप चाहे हिमाचल प्रदेश के किसी प्रांत में रह रहे हो, आप हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी है लेकिन आप भारत के नागरिक है, तो आपको एक ही नागरिकता प्राप्त है, वो है भारत की नागरिकता। अगर आप अमेरिका के नागरिक है तो आपको दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजन का कॉन्सेप्ट अमेरिका में पाया जाता है। एक जिस प्रांत में आप रहते हैं, मान लो आप जो है रहते हैं किसी सिटी में अमेरिका में, तो वहाँ की आपको नागरिकता प्राप्त होगी, साथ ही साथ पूरे अमेरिका की भी आपको नागरिकता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है जो अलग है भारत से वो है वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर और ड्यूल सिटीजनशिप। बाकी जो है सारे के सारे मिलते हैं।
नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि भारत का संविधान, यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा जो है संवाद है। हु सेड द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोर्न मोर टीयर एंड टेपेडाइजेशन देन इन द होम इंस्पिरेशन। तो ये कहा गया था पॉल व्रास के द्वारा। भारतीय संविधान के संदर्भ में पॉल व्रास ने ये कहा था कि भारत का संविधान प्रेरणा की अपेक्षा जो है मय और जो है संवास में बना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने लर्न कर लेना है, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है, द लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ, The Lloyd and Suzanne Rudolph saw the state in India as a polymorphous. What does it mean? लॉयज और सुजैन रुडोल्फ ने भारत राज्य को जो है पॉलीफॉर्मस माना। इस पॉलीफॉर्मस का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है पॉलीफॉर्मस का वो है बी, विभिन्न रूपों में अभिविन्यास के व्यक्तित्व, जो है क्रिएचर ऑफ मैनीफोल्ड फॉर्म्स एंड ओरिएंटेशंस। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो जो है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है और स्टेट की जो ओरिएंटेशंस है और मैनीफोल्ड्स और फॉर्म्स है वो जो है डिफरेंट सोर्सेज से हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है। और लॉयड और सुजैन रुडोल्फ जो है इंडिया में बुलक कैपिटलिज्म की भी ये बात करते हैं। बुलक कैपिटलिज्म का कॉन्टेक्स्ट भी ये इंडियन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का तत्व नहीं है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन। तो आपने बताना है कि इनमें से लिबरलाइजेशन का फीचर कौन नहीं है। बाकी सारे के सारे लिबरलाइजेशन के फीचर है। तो जो स्टैटिसाइजेशन है, जो स्टैटिस्टिशियंस है, ये जो है लिबरलाइजेशन का फीचर नहीं होता है। लिबरलाइजेशन से डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुआ है, डी रेगुलाइजेशन हुआ है, डिस इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे जो है लिस्ट 1 में ऑथर्स पूछे गए हैं, लिस्ट 2 में उनके जो है आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो आपने जो है कॉन्सेप्ट का सही मिलान करना है। सबसे पहले पूछा गया है सैमुअल पी हंटिंगटन। तो सैमुअल पी हंटिंगटन के जो फेमस पुस्तक है, कॉन्सेप्ट है, वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और दूसरी जो पुस्तक है वो है एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। फ्रांसिस फुकुयामा जो है आइडियोलॉजी के बारे में, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी की बात करते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की ये बात करते हैं। और अगला जो राइटर है वो है जोसेफ नाई। तो जोसेफ नाई बात करते हैं सॉफ्ट स्टेट की। सॉफ्ट स्टेट की बात जो है जोसेफ नाई करते हैं। और इसके अलावा जो सुजान स्ट्रेंज है, सुजान स्ट्रेंज जो है बात करते हैं रिट्रीट ऑफ द स्टेट। और इमैनुअल वॉलेस्टीन जो है विश्व व्यवस्था सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार है। इन्होंने जो है विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये देते हैं। और इनको जो है डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट इनको माना जाता है। तो यहाँ पर 9 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, जिसमें जो है ए का 3 है और बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो पूछा गया है कि शीत युद्ध, जो कोल्ड वॉर के प्रति यूएस का जो दृष्टिकोण मूल रूप से किस में स्पष्ट किया गया था? यूएस अप्रोच टू द कोल्ड वॉर वॉज ओरिजिनली सेट आउट। तो ये कुछ एक जो है यूएस के द्वारा दिए गई डॉक्ट्राइन है। तो इनमें से किस डॉक्ट्राइन के द्वारा यूएस का जो दृष्टिकोण है मूल रूप से कोल्ड वॉर के प्रति वो जो है स्पष्ट किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के तहत जो है यूएस का दृष्टिकोण जो है कोल्ड वॉर के प्रति बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, फ्रॉम होम डिड हॉब्स बोरो द प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिट। तो हॉब्स ने जो रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिट का सिद्धांत हॉब्स ने अपनी पुस्तक में दिया। और हॉब्स ने जो सोवरन एक राजा प्रस्तुत किया वो एब्सोल्यूट सोवरन था। और ये जो है स्टेट ऑफ नेचर को जो है माइट इज़ राइट जो है एक ऐसी अवस्था मानती थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेस्कार्ट से इन्होंने जो है रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिट
का सिद्धांत जो है थॉमस हॉब्स ने लिया है। प्रश्न नंबर 12 में जो है आपको आगे जो है एक स्टेटमेंट दी है और जो है आपको जो है नीचे उसके रीज़न दिए हैं, तो आपने बताना है इनमें कौन सा सही है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि डेनियल वेल के लिए जो विचारधारा का अंत हो चुका है, और कारण दिया गया है यह किसी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर रहेगा बी। ए और आर दोनों सही है। ए, डेनियल बेल मानते हैं कि विचारधारा का अंत हो चुका है, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि एक विचारधारा को अधिमान्य करने या अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए सही है। लेकिन जो आर है, जो कारण दिया गया है कि क्या डेनियल बेल के अनुसार विचारधारा का अंत हो चुका है, ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कन्वेनियंस जो कैपिटलिज्म है, कन्वेनियंस थ्योरी बिटवीन एडवांस्ड कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वेनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 13 का जो आंसर है, 13 का आंसर जो है डी है। हर्बर्ट जो मार्क्यूजे ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया है, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच जो है कन्वेनियंस सिद्धांत। नेक्स्ट है the politics of sex is no longer in the fringe of politics, but it is a central concern for policy and lawmaker. Which category will this issue be placed under? ये पूछा गया है कि जो लिंग की राजनीति है, जो जेंडर पॉलिटिक्स है, मेल फीमेल, अब राजनीति के सीमांत में जो है यह संलग्न नहीं रही है, लेकिन नीति और कानून निर्माताओं के लिए यह जो है अभी भी केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को आप जो है किस श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पॉलिटिकल एलीट। पॉलिटिकल एलीट के अंतर्गत जो है इसका सही आंसर है। तो ये राजनीतिक अभिजात वर्ग के अंतर्गत ये जो है आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक है और संपादक है? हु अमंग द फॉलोइंग एडिटर ऑथर ऑफ द बुक इज द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट? तो इसका जो सही आंसर है वो है एंथनी जो है पेन। एंथनी पेन्स जो है इसके ऑथर है द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के। 16 नंबर प्रश्न पूछा है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? तो इसके जो ऑथर्स है वो है आशुतोष जो है बार्शी। आशुतोष बार्शी जो है इसकी सही ऑथर है, सही राइटर जो है इसकी, जो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है कि हर्बर्ट सिमोन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सिमोन ए डिसीजन इज यूजुअली कंपाउंडेड ऑफ। हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो 17 का आंसर जो है ए है, एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन, वन वैल्यू स्टेटमेंट एंड सेवरल फैक्ट स्टेटमेंट, ये जो है हर्बर्ट सिमोन के अनुसार इसका जो है आंसर है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, लिस्ट ऑफ ऑथर्स दिए गए हैं और साथ में जो है लिस्ट ऑफ ऑथर्स के साथ जो है उनकी बुक्स दी गई है, ये आपने मिलान करना है। जैसे चेस्टर बेनार्ड है, हर्बर्ट साइमन है, ड्वाइट वॉल्डो है, मार्शल डिमॉक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, जहाँ पर जो है इसके द्वारा चेस्टर बेनार्ड के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और जो है हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और ड्वाइट वॉल्डो के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है द आइडिया एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मार्शल डिमॉक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है द फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो भी रहेगा। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको भी आप लर्न कर लें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है व्हाट इज़ अ क्वाजी स्टेट? व्हाट इज़ ए क्वाजी स्टेट? अर्ध राज्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है अर्ध राज्य क्या है वो है सी, ऐसा राज्य जिसमें ना तो क्षेत्राधिकार परक राज्यत्व हो और ना ही अनुभव परक राज्यत्व हो। ए स्टेट दैट पोजेसेस नीदर जुडिशियल एंड स्टेटहुड नॉर एम्पिरिकल स्टेटहुड। तो 19 का आंसर जो है यहाँ पर सी है।
इसके अलावा जो 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है वो सूची दी गई है और साथ में राज्य दिए गए हैं और उन राज्यों में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनका मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, जिसमें जो है जो म्यांमार है, म्यांमार का जो सही है वो है तमिल्स, जो इशू ऑफ एलटीटी है तमिल एलन्स का, म्यांमार जो है ए का जो है 3 है और बी का जो है 2 है। मलेशिया में जो है रोहिंग्या और जो है सी का जो है इंडोनेशिया में जो है हिंदूज और डी का जो है इसमें 4 है। तो ये जो है इसका सही आंसर है बी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है कि माओ के विसंगति सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो माओ जेडोंग है, माओ त्से तुंग है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना कहा जाता है, कल्चरल रेवोल्यूशन का इनको फादर कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बी और सी। सभी काल और सभी समाजों में विसंगतियाँ सार्वभौमिक होती है, ये माओ का मानना है। प्रतिरोधात्मक जो विसंगतियाँ हैं विदेशी वर्गों के बीच, उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व के बीच में मौजूद रहती है। गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियाँ लोगों के बीच हो सकती है जिनका समाधान हिंसा के द्वारा, हिंसा के सहारे के बिना किया जा सकता है। ऐसा जो है माओ त्से तुंग का, माओ का जो है मानना था, ये उनके विचार थे। प्रश्न नंबर 23 में भी जो है छात्र संगठन पूछे गए हैं, छात्र संगठन और उनसे संबंधित जो है पार्टियां पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर है 23 का वो है, 23 का सही आंसर है अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद है इसको बीजेपी से संबंधित माना जाता है, और जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है AISF इसको संबंधित माना जाता है CPIM से, NSUI को संबंधित माना जाता है कांग्रेस से, और स्टूडेंट SFI को, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया को संबंधित माना जाता है CPIM से। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। प्रश्न नंबर 24 जो पूछा गया है वो जो है निम्नलिखित में से कौन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट मिशेल्स, अल्पतंत्र का जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो है रॉबर्ट मिशेल्स देते हैं एलिट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका सही आंसर है 24 का बी। लास्ट जो अंतिम प्रश्न है आज का वो है राजनीतिक संस्थान में शामिल है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्व्स। राजनीतिक संस्थान में जो चीज़ शामिल है वो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। राजनीतिक जो लामबंदी है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व होती है। तो 25 का सही आंसर ए है। थैंक यू वेरी मच।